हिंद चीन क्षेत्र को भारत के अनुदान। भारतीय पुराण साहित्य में 7 पातालों की चर्चा मिलती है। प्राच्य विद्या विशारदों ने इसकी संगति दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों से मिलाई है, जहां समुद्र पार करके जाना पड़ता है। इन शोधकर्ताओं के अनुसार पहला अतल सुमात्रा, दूसरा चितल बोर्निया, तीसरा सुतल जावा, चौथा रसातल सेलिवीज, पांचवा महातल ऑस्ट्रेलिया, छठा तलातल न्यूगिनी, सातवां पाताल न्यूजीलैंड है। कहीं कहीं 9 द्वीपों की भी चर्चा मिलती है। बर्मा और मलय को शामिल कर लेने से यह संख्या 9 हो जाती है। सिंगापुर का सिंगल द्वीप के नाम से वर्णन हुआ है। वर्मा को नाग द्वीप कहते हैं। सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता और उसे पाने की चेष्टा में अनेकों राजकुमारों की दौड़ धूप की किंवदंतियां अभी भी बहुचर्चित लोक कथाओं में सम्मिलित है। कौंडिन्य का नाम सुदूर पूर्व के शासकों का एक प्रतीक ही बन गया है। भारत से उगने वाले अधिक प्रतापी राजाओं को उस क्षेत्र में कौंडिन्य नाम से संबोधित किया जाने लगा। इतिहास बतलाता है कि समय समय पर कई कौंडिन्यों ने उस क्षेत्र की शासन सत्ता के सूत्र अपने हाथ में संभाले हैं। प्रथम कौंडिन्य ईसा की प्रथम शताब्दी में पहुंचा था। चौथी शताब्दी में दूसरे कौंडिन्य का विवरण उपलब्ध होता है, जिसने वहां पूर्व परंपराओं का प्रचलन रद्द करके नए स्तर पर भारतीय आचार पद्धति की स्थापना की। इसके 300 वर्ष बाद एक तीसरा कौंडिन्य भारत से पहुंचा। उसने शासन व्यवस्था को और भी अधिक परिष्कृत किया। 5वीं सदी के शासक जय वर्मा को भी कौंडिन्य शब्द के साथ संबोधित किया जाता है। तानकिन, अनाम, कोचिन, चाइना, लाओस, कंबोडिया यह चाइना प्रायद्वीप के प्रधान देश हैं। इस प्रायद्वीप की आबादी प्रायः 4 करोड़ है। भारत माता और हिंद चीन की धरती को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर बड़ी और छोटी बहन कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। अब हिंद चीन का नाम प्रयोग पुराना पड़ गया है। उसके स्थान पर नया नाम प्रचलित हुआ है वियतनाम। कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्टों के संघर्ष ने इन दिनों इस देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है और उत्तरी दक्षिणी बनाकर भारत पाकिस्तान के जैसा विभक्त करके रख दिया है। उत्तरी साम्यवादियों को रूस चीन का समर्थन प्राप्त है और दक्षिणी गैर साम्यवादियों को अमेरिका का। पहली ईस्वी में भारतीयों का शासन कंबोडिया, दक्षिण लाओस, सियाम, मलाया द्वीप समूह में स्थिर हो चुका था। इस क्षेत्र में कौंडिन्य ब्राह्मण ने पदार्पण किया। उसने स्थानीय नाग कन्या सोमा से विवाह किया और उसके वंशजों का नाम सोमवंशी हुआ। इन लोगों ने इस सुविस्तृत क्षेत्र की शासन व्यवस्था संभाली। दक्षिण भारत के उस क्षेत्र में भारतीय लोग बराबर जाते और बसते रहे। भारत के पल्लव वंशी राजा अपने नाम के आगे वर्मा उपाधि लिखा करते थे। अस्तु वही परंपरा सुदूर पूर्व के शासकों में भी चली। उस क्षेत्र के प्राचीन राजाओं में से अधिकांश वर्मा उपाधि अपने नाम के साथ लगाते रहे थे। भारत के गोपुरों की शैली पर कंबोडिया के अंकोर वाट और वेयन मंदिरों के निर्माण हुआ। उस क्षेत्र में नटराज की मूर्तियों का बाहुल्य यह बताता है कि दक्षिणी भारत के शैवों का वहां किसी समय वर्चस्व रहा है। सुदूर पूर्व में भारत का प्रभाव विस्तार किस क्रम और किस आधार पर विकसित हुआ, इसकी अच्छी जानकारी इन पुस्तकों से भी मिलती है। पहली बीसी छावरा कृत एक्सपेंशन ऑफ इंडो चाइना कल्चर, दूसरी अ हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तीसरी वेल्स कृत द मेकिंग ऑफ इंडिया, चौथी KAN शास्त्री कृत इंडियन इन्फ्लुएंस इन फॉर ईस्ट, पांचवी जिम्पर कृत द आर्ट ऑफ इंडियन एशिया, छठी स्टुटेरम कृत इंडियन इन्फ्लुएंस इन ओल्ड बॉलिनीज आर्ट, सातवीं मजूमदार कृत हिंदू कॉलोनीज इन फॉर ईस्ट, आठवीं बैजनाथपुरी का दक्षिण पूर्व एशिया का सांस्कृतिक इतिहास और नौवीं घोषाल की प्रोग्रेस ऑफ ग्रेटर इंडियन रिसर्च आदि ग्रंथ उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। पामतियों की खामेर वास्तुकला का इतिहास तथा वोवास्लिये की खमेर मूर्तियां और उनका विकास पुस्तकें भी
स्वर्ण द्वीप की भूतकालीन सभ्यता संस्कृति पर अच्छा प्रभाव डालती है और बताती है कि उस क्षेत्र पर भारत का कितना अधिक प्रभाव रहा। रघुनाथ सिंह की दक्षिण पूर्व एशिया और मजुमदार की स्वर्ण द्वीप पुस्तकें भी इस संदर्भ में अच्छी जानकारी प्रस्तुत करती हैं। हिंद चीन क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले फिनो के 3 निबंध बहुत ही सारगर्भित हैं। पहला, हिंद चीन में भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव। दूसरा, हिंद चीन में लोकेश्वर एशियाटिक अध्ययन। तीसरा, हिंद चीन में बौद्ध मत। सुदूर पूर्व पत्रिका भाग 12 और 1926 की भारतीय इतिहास पत्रिका में इस प्रकार के और भी कई विवरण उपलब्ध हैं। बाकुफर का फूनान पर भारतीय कला का प्रभाव निबंध बृहत्तर भारत पत्रिका के भाग 2 में छपा है। उसी के भाग 10 में विश्वनाथ का हिंद चीन के सामाजिक जीवन में द्रविड़ प्रभाव लेख छपा है। मद्रास की प्राच्य सभा पत्रिका के भाग 2 में फूनान और कंबुज में भारतीय संस्कृति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार मॉडर्न रिव्यू 1930 में श्री चटर्जी का कंबुज में तंत्रवाद लेख के अंतर्गत पठनीय तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। तुर्की टोपी पहने हुए सैगोन के बाजार में इधर उधर आने जाने वालों में से बहुत से मुसलमान मलाबारी कहलाते हैं। इनके पूर्वज भारत के मालाबार प्रदेश से वहां पहुंचे थे। बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने पर भी उन्होंने अपने पूर्वजों की मातृभूमि को विस्मृत नहीं किया और मालाबारी कहलाने पर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यहाँ रिक्शे अधिक हैं, जिन्हें फ्रांसीसी भाषा के शब्द पुश पुश से जाना जाता है। तांगे कम हैं, उनको मलबार कहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि किसी समय मलबारी यहाँ अधिक संपन्न रहे होंगे। इसी आधार पर उस वाहन का नाम मलाबारी पड़ गया। इसका निर्माण और प्रचलन भी आरंभ में इन्हीं लोगों ने किया होगा। सैगोन में तागिल चेटीटयर संख्या में बहुत नहीं है, पर हैं श्रीमंत। वे सुब्रमण्य भगवान को पूजते हैं। हिंदू धर्म यहाँ टुटपुंजिया नहीं वरन निर्माताओं के वैभव की साक्षी देते हैं। सैगोन पूर्वी एशिया का पेरिस है। उसका सौंदर्य और वैभव देखते ही बनता है। अनामी और कंबोजी नागरिकों के चेहरे भारतीयों से मिलते हैं। उनकी नस्ल आर्य है। वे हिंदुओं की संतानें हैं। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के पतन के साथ पूर्वी एशिया में वियतनाम के अतिरिक्त कंबोडिया और लाओस भी स्वतंत्र हुआ। फ्रांस ने इस सारे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया था और उसे इंडो चाइना हिंद चीन का नाम दिया था। पर जब फ्रांसीसी वहां से सन 1954 में उखड़े तो उन्होंने चलते चलते उस क्षेत्र में गृह युद्ध की आग लगा दी। फलस्वरूप उस क्षेत्र की एकता नष्ट हो गई और वहां के देश कई टुकड़ों में बट गए। यों छोटे छोटे राजा तो फ्रांस के शासनकाल में थे, पर वे सभी सत्ता रहित थे। फ्रांसीसियों के हटते ही वे उभर पड़े और अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हो गए। अब वियतनाम 2 हिस्सों में बट गया है। लाओस का भी बहुत बड़ा भाग कम्युनिस्ट हथियाए बैठे हैं। लाओस और वियतनाम के बीच में कंबोडिया पड़ता है। उसकी राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक है। वहां का मनोनीत प्रधानमंत्री है राजकुमार सिहनुक और राज प्रमुख है उसकी वृद्ध माता। इस प्रकार राजसत्ता का सर्वे सर्वा सिहनुक ही है। यहाँ की हरी भरी उपजाऊ भूमि में चावल, गन्ना, पटसन खूब होता है और वह निर्यात भी किया जाता है।